हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। परीक्षा आइडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में आप इस बोर्ड पर देख रहे होंगे, हम पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसे सीरीज को लेकर आए जिसमें कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस जो यूपीएससी और प्रोविंशियल सर्विसेज में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस को लेकर हम आए, ताकि जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको एक बेहतर जानकारी हो। और साथ ही एक क्वेश्चन के द्वारा, जिसमें कि 4 ऑप्शंस रहते हैं, उन सारे ऑप्शंस की अगर उनको जानकारी होगी तो कई और क्वेश्चंस को भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इसमें आज के इस सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें से कुछ ज्योग्राफी के और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसको पूरा एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इस बार यूपीएससी अगर जिस कैंडिडेट ने दिया होगा, उनके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ रहा कि जो क्वेश्चंस के जो ट्रेंड थे पहले फॉलो कर रहे थे, वो ट्रेंड में वो एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा आंसर को डिड्यूस कर लेते थे, लेकिन इस बार यूपीएससी ने उन चीज़ों को भी बदल दिया। और अब अगर सारे एक्सप्लेनेशंस आपको आते हैं तभी कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। अब अगर आपको बोर्ड पे डिस्प्ले अगर हो रहा होगा, आई होप कि वॉइस और विजिबिलिटी क्लियर हो आपका। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स इज आर एसोसिएटेड विद द LGBTQ प्लस कम्युनिटी। आप इसमें देखेंगे तो ये पूछ रहा है जजमेंट्स, इसमें जजमेंट्स पूछा है और वर्ड जो आया है LGBTQ प्लस कम्युनिटी, जजमेंट्स, और जो वर्ड है ये है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने का है कि आखिर व्हाट इज LGBTQ प्लस कम्युनिटी। अगर देखेंगे गौर से तो LGBTQ प्लस कम्युनिटी जो है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है। डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कि किसी भी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरीके का है, तो उसके लिए एक एक्रोनिम इसने इस्तेमाल किया है LGBTQ प्लस कम्युनिटी। दैट मीन्स ये है लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइपोलर, बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर रहा है, जेंडर, Q क्वेयर और क्वेश्चनेबल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, क्वेश्चनेबल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये उन कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है जो कि अलग अलग अपनी लैंगिक पहचान रखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। सोसाइटी में जनरली होमोसेक्सुअलिटी को एक तरह से ऑस्ट्रसाइज किया जाता है, क्योंकि ये एक अननेचुरल प्रोविजंस लगता है क्या सोसाइटी को। सोसाइटी का इंटरेक्शन सोसाइटी में हमेशा ही स्ट्रेट रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल, गर्ल एंड जो बॉयज, इनके रिलेशनशिप को हम अभी तक लेकर चलते हैं और ध्यान में रखते हैं। और इसके इतर अगर लड़का लड़का अगर उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो या लव रिलेशनशिप हो या लड़की लड़की हो, तो इसको सोसाइटी एक ऑस्ट्रसाइज भी करती है और लीगली इसको इलीगल एक्टिविटी के रूप में भी माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें 4 जजमेंट्स आए थे जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि इस जजमेंट्स में क्या क्या, जैसे पहला जजमेंट जो कोर्ट इन्होंने किया है, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपको बता दूं कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, इसमें सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, जो कि किस संदर्भ में अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। सेक्शन 377 आईपीसी, इट टॉक्स अबाउट
अननेचुरल ऑफेंसेस, अननेचुरल ऑफेंसेस। और अननेचुरल ऑफेंसेस में ये क्या लेते हैं, ये लेते हैं ऐसे कोई भी एक्ट जो सोसाइटी उसको, या अगर ऐसे कोई भी एक्ट जो कि अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अननेचुरल क्या हुआ, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, जो कि नेचर के खिलाफ है। तो अगर इस संदर्भ में देखें तो सोसाइटी यही मान के चलती है कि अगर कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन टू सेम सेक्स है तो वो क्या होगा, अननेचुरल होगा। और इसी वजह से सेक्शन 377 आईपीसी उसमें पीनल प्रोविजंस भी लगाकर चलता है, 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसी बात को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी यहाँ पर ये क्वेश्चन में आया। और 4 जजेज बेंच, जिसमें कि दीपक मिश्रा, आरएफ नरीमन, डीवाई चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा, 4 जजों की पीठ ने इसको एक डिसीजन दिया कि ऐसे जो भी जो एलजीबीटी कम्युनिटी, जो भी कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन 2 एडल्ट पार्टनर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना था कि ये जो कम्युनिटी है बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है, बहुत छोटे कम्युनिटी हैं और सोसाइटी को ज्यादातर इफेक्ट नहीं करते हैं। और इसीलिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी रेज हुआ। और इसने क्या किया, जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो क्रिमिनलाइज किया था, सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन टू सेम सेक्स, दैट इज होमोसेक्सुअलिटी, उसको इस जजमेंट के थ्रू इसने क्या किया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और डीक्रिमिनलाइज किस किस के ग्राउंड पे, बोला कि अगर ऐसे कोई भी जो एक्ट है जिसको हम क्रिमिनलाइज करते हैं, दैट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 14। वो जो भी है वो क्या होगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 इसका वायलेशन माना जाएगा। अगर किसी को भी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी अगर रोक लगाई जाती है तो, क्योंकि आर्टिकल 40 क्या कहता है, राइट टू हैव इक्वालिटी, तो इक्वालिटी होना चाहिए। तो इक्वालिटी इज नॉट बिटवीन सिर्फ कि एक लड़का लड़की अगर है या महिला पुरुष है, इसमें नहीं, सिर्फ इसमें ये कहना है कि दोनों में इक्वालिटी। अगर शादी का अगर अधिकार अगर महिला और पुरुष को भी है तो पुरुष और पुरुष को भी, और महिला महिला को भी है। तो आर्टिकल 15 कहता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो सेक्स यहाँ पर किस शब्द में आया कि होमोसेक्सुअलिटी जस्ट सेक्स, तो वहां पर सेक्स के ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। 19 उसी तरह राइट टू हैव फ्री एक्सप्रेशन, और 21 आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू हैव अ फ्री लाइफ, किस तरह से आप अपने जीवन को, पर्सनालिटी को, अपने लाइफ को ठीक से चला सकते हैं। तो इसके लिए ये वायलेशन हो माना जाएगा अगर 377 को अगर क्रिमिनलाइज किया जाए तो। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इस जजमेंट के थ्रू ये भी बोला गया कि अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी अगर माइनर्स के लिए होते हैं, प्लस अगर कंसेंटिंग पार्टनर्स नहीं है, अगर फोर्सफुली हो रहा है, तो दैट विल बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और जो पहले के सिचुएशन थे वही बने रहेंगे। और इसके साथ ही इस रूलिंग के द्वारा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पेव द वे फॉर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया। साथ में ये इंडिया 5वीं कंट्री ऐसा बन गई। कौन कौन? यूएस, यूके, कनाडा, यूएस, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड यूरोपियन यूनियन। 1 2 3 4 5, और ये इंडिया 6ठी कंट्री बन गई जिसने की क्या किया, इसको होमोसेक्सुअलिटी को, जो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू कंसेंटिंग पार्टनर्स को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। तो ऐसे पोजीशंस, लेकिन अभी भी मैरिज बिटवीन, जो मैरिज के बारे में बात अगर करें तो इंडिया ने मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया बिटवीन सेम सेक्स। इसके बाद अगर यहाँ पर ये क्लियर हो गया, नवतेज सिंह जौहर,
2018 का केस था, इसमें ये डिसाइड हुआ। तो दिस इज रिलेटेड टू LGBTQ कम्युनिटी। फिर जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस KS पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2017 में, इस केस को 2017 में ये केस लैंडमार्क जजमेंट आया। इट टॉक्स अबाउट राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, पहले दो ऐसे जजमेंट रहे, जो जजमेंट अगर देखें तो उसमें जजमेंट का नाम था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और एक और केस रहा, उस केस का नाम देखें तो वो MP शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MP शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केस जो प्रीवियस, इससे प्रीवियस केस थे, उसमें ये बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इस जस्टिस KS पुट्टस्वामी के केस में बोला गया राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ सिटीजन ऑफ नेशन, और इसके साथ में उनका ये अधिकार है, एक तरह से जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का अधिकार उनको देता है। तो जस्टिस सेकेंड पॉइंट, जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट आल्सो टॉक्स अबाउट LGBTQ plus community because right to privacy has given them the right to have a homosexual activity in privacy। तो यहाँ पर उनको ये अधिकार मिल गया। तीसरा है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इस केस को जो केस दिल्ली गवर्नमेंट में आई, दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर किया था, इस केस को जजमेंट दिया। इसमें दो जजेस ने डिसाइड किया कि आर्टिकल जो सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जिसमें बोला गया कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, इसमें भी डिसाइफर किया, जजमेंट दिया गया कि दिस इज नॉट अ, ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है बिटवीन टू कंसेंटिंग पार्टनर्स, और अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देख रहे होंगे तो नाज फाउंडेशन ऑफ दिल्ली, इट आल्सो टॉक्स अबाउट LGBTQ+ community, but the last option, that is SR Bommai versus Union of India। SR Bommai versus Union of India, as हम सबको जानकारी है, whosoever is preparing for civil services, कि SR एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर में पूरी डिस्कशन जो है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ, जिसमें कि मिसयूज ऑफ और लगातार जो मिसयूज होते रहे प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, ये उसी के ऊपर में बात चर्चा करता। आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगाया जाता है, उसके ऊपर ये चर्चा करता, उस पर ये डिसीजन था। तो अगर आप देखें नाउ, अगर यहाँ पर अगर आपको जान ये हो, तो इसमें से अगर आप देखें तो ये तो आपके पास नवतेज सिंह जौहर LGBTQ+ कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा, एसोसिएटेड है जजमेंट। दूसरा जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तीनों आ जाएंगे, लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, और इस बेसिस पे आप देखें 1, 2 एंड 3 विल बी द आंसर। तो अगर आप इस पूरे एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप आंसर तो कर ही पा रहे हैं, साथ में कई और चीजों को आप समझ भी रहे हैं, और उनको आप दूसरे किसी और क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो आप वहां पर इससे मदद ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें, it talks about with reference to the National Commission, with reference to the National Commission for Protection of, National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights, consider the following statements। They have given 2 statements, now we have to consider those statements। NCPCR is a statutory body। ये क्या कह रहा है कि NCPCR एक statutory body है। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान रखना कि यूपीएससी जो भी क्वेश्चन देता है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसे वो टेल एंड लगा देते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को गलत करने की
आपको प्रेरित कर रहे हैं कि गलत कर दें। अगर आप पूरी जानकारी नहीं होगी तो उस क्वेश्चन को गलत ही करके आ जाएंगे, संभावना ज्यादा है। एनसीपीसीआर इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। फिर कहता है कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेट अस सी कि क्या ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, और साथ में स्टैच्यूटरी बॉडी के साथ साथ क्या इस स्टैच्यूटरी बॉडी को ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है या नहीं आता है। तो अगर आप डिटेल में जाएं तो एनसीपीसीआर जो कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये कब स्टेब्लिश हुआ? स्टेब्लिश जब हुआ ये था 5 मार्च 2007 को स्टेब्लिश हुआ था। और जो स्टेब्लिश हुआ ये अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिसंबर 2005, अंडर द कमीशन, अंडर द किसके अंडर? अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005। तो एक्ट किसमें? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिसंबर 2005 में, और जो स्टेब्लिश ये हुआ 5 मार्च 2007 को स्टेब्लिश किया गया। किसको स्टेब्लिश किया गया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में नहीं आता है, अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंदर में आता है? अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसकी गवर्निंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। तो यहाँ जो एक पहला एनसीपीसीआर स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में नहीं आता है। तो इसका मतलब पहला पार्ट तो सही, लेकिन दूसरा पार्ट गलत हो गया। तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। फिर द कमीशन हैज अ chairperson and 6 members of which at least two should be women। इन सब चीजों को ये एक हाइलाइटर चीज है जो आपको क्वेश्चन करते हुए आपको ध्यान में रखना है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को। तो अगर आप देखें तो कमीशन के बारे में सबसे पहले हम एनसीपीसीआर के जो मैंडेट्स को, जो उसके कमीशन के मैंडेट्स हैं उसको जान लें। तो एनसीपीसीआर क्या है? वो एंश्योर करता है कि जितने भी लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जो प्रैक्टिस हैं इंडियन गवर्नेंस के अंदर में, उसमें क्या करना पड़ेगा? दे मस्ट हैव टू कंफर्म द विजन ऑफ किस चीज का? जो चाइल्ड राइट्स जो प्रोवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किस तरीके के चाइल्ड के राइट्स को सेफगार्ड्स किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेट होगी, जो भी रेगुलेशंस बनेगा, उनको ध्यान में रखते हुए करना है। चाइल्ड इस एनसीपीसीआर के अगर पॉइंट में देखेंगे तो चाइल्ड किसको माना गया? 0 से 18 ईयर्स के अंदर जो भी हैं वो चाइल्ड होंगे। इसमें इट इज जेंडर न्यूट्रल, मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल वो चाइल्ड हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर अगर देखें इसके चेयरपर्सन कौन है? अभी श्री प्रियंक कानूनगो चेयरपर्सन। अगर इसके देखें आप, चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो, इसके अभी चेयरपर्सन है प्रियंक कानूनगो, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, द कमीशन हैज अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स ऑफ व्हिच एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन। तो कल इसमें बोला गया है इसके जो मेंबरशिप जो फॉर्म होंगे कमीशन में, कमीशन के एक चेयरपर्सन रहेंगे, ये सही है, और 6 मेंबर्स इसके साथ रहेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन, ये इसमें बोला गया है। लेकिन ये कहाँ से, किस क्षेत्र से रहेंगे? तो जिसने एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम किया है, चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर पे जिन्होंने काम किया है, जुवेनाइल जस्टिस और केयर ऑफ नेग्लेक्टेड चाइल्ड के ऊपर में काम किया है जिन्होंने, मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन पर काम किया है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर पे काम किया है, लॉज रिलेटिंग टू चाइल्ड पे काम किया, ऐसे सारे मेंबर्स जिन्होंने इन क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है, उनको इस मेंबर में
जगह दिया जाएगा। तो अगर अब आप देखेंगे होलिस्टिकली, अगर अब इस चीज को एनालाइज करेंगे, जब आपको नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में जानकारी होगी डिटेल में, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि स्ट्रेचरी बॉडी तो है, लेकिन दूसरा जो उसमें एडेड अपॉन है कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है, तो नहीं, ये किसके अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। कब बना, 5 मार्च 2007 को बना। साथ में चेयरपर्सन कौन है, कमीशन के चेयरपर्सन होते हैं प्लस 6 मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट 2 मेंबर उसमें कौन होते हैं, वुमेन हो। तो अब आप इस पूरे स्टेटमेंट को देखेंगे तो आंसर आप अपने डिड्यूस हो जाएगा ओनली 2, दैट इज B2 ओनली। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आपको जानकारी के साथ साथ आंसर को सॉल्व भी कर रहे हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब यहां पर जो क्वेश्चन लेंगे आप देख रहे हैं हम, इस द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज बर्ड इंटरनेशनल। इसके बारे में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इट टॉक्स अबाउट, यहां पर डिस्कशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन known as Bird Life International. Bird Life International. Which of the following statements is correct? इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनको भी आप मार्क करके रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करेक्ट दिया है या इनकरेक्ट दिया है। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसके बारे में पूछ रहा है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनको हमें देखना है। लेट्स सी, कहता है कि इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखें तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है 20 जून 1922 को बनाया गया और इसका मकसद था, ये एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि अभी 2.5 मिलियन मेंबर्स हैं और 116 कंट्रीज इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में है। पार्टनर जो नेशंस हैं इसके लिए, इसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में 2.5 मिलियन मेंबर्स हैं इसमें, और इसमें अक्रॉस 116 जो कंट्रीज के पार्टनर जो इसमें मौजूद हैं, नेशंस के लोग इसमें मौजूद हैं। इसमें रॉयल सोसाइटी, कौन कौन सोसाइटी है, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बर्ड सोसाइटी ऑफ जापान, वर्ल्ड बर्ड सोसाइटी ऑफ जापान, अमेरिकन सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिकन बर्ड कंजर्वेशन, अमेरिकन बर्ड कंजर्वेंसी इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो कंजर्वेंसी, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 2.5 मिलियन मेंबर्स अभी हैं, 116 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, वर्ल्ड बर्ड सोसाइटी ऑफ जापान और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका, अगर ऑब्जेक्टिव हम देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ this organization, Bird Life International Organization, what is the objective? Objective था इसका कि to conserve the birds and their habitats। क्या था objective? To conserve the birds, और क्या कंजर्व करना है, अगर इस तरह से देख लें, to conserve birds और इसके हैबिटाट को कंजर्व करना है, बर्ड को और उसके हैबिटाट को हमें कंजर्व करना। इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही रहा है, उसको कंजर्व करना। प्रायोरिटी इसने क्या दिया है, इसने प्रायोरिटी इसकी क्या है,
प्रायोरिटी इसके है कि जो भी एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्शन प्रायोरिटी टू प्रोटेक्ट करना है कि एक्सटिंक्ट जो हो रहे हैं बर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्शन ऑफ बर्ड स्पीसीज जो है, बर्ड स्पीसीज, इसको रोकना है। इसको कैसे रोका जाए, और जो आइडेंटिफाई करना है और सेफगार्ड करना है बर्ड के हैबिटाट को, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड, किसको? सेफगार्ड हैबिटाट्स, किसके? बर्ड के हैबिटाट को आइडेंटिफाई भी करना है और उसको सेफगार्ड करना है। ये इसका था मकसद है। मेंटेनिंग एंड रेस्टोरिंग की बर्ड हैबिटाट्स, एम्पावरिंग कंजर्वेशनिस्ट जो भी हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको एम्पावर करना है वर्ल्ड वाइड। तो अगर हम अब देखें तो एक पहला, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सही हो गया। दूसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एक ये जो कॉन्सेप्ट है, एक इससे अलग कॉन्सेप्ट है और नॉर्मन मेयर्स ने इसको दिया। किसने दिया? नॉर्मन मेयर्स। और आखिर ये जो आप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन बोला जाता है जिसमें हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डिफरेंसेस, वहां पर बहुत वेराइटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाते हैं, डाइवर्सिटी होती है वहां पर, स्पीसीज की डाइवर्सिटी, वो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज की डाइवर्सिटीज होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसकी डाइवर्सिटी है। साथ में ऐसे कई एंडेमिक स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि और कहीं पर नहीं पाए जाते, उस पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही पाया जाता है। और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज भी वहां पर पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। क्यों? स्पीसीज की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर ऑल स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किसके लिए बात कर रहा है? रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके बारे में चर्चा चल रही है। साथ में उनके हैबिटाट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे सेफगार्ड किया जाए उनका, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो हम, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। It identifies the sites not referred to as important bird and biodiversity areas, और ये सही है। तो हमारे पास अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आएंगे तो क्या क्या ऑप्शन बचे हमारे पास? 1 and 3 ओनली। आंसर इज सी, सी इसका आंसर होगा। आई होप आप चीज क्लियर विजिबल हो रहा होगा और कॉन्सेप्ट्स भी आप समझते जा रहे होंगे। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो अभी करंट के क्वेश्चन है ये, कि विच यूनियन मिनिस्ट्री अनवेल्ड, किस मिनिस्ट्री ने अनवेल्ड किया है द दुग्ध संकलन, विच मिनिस्ट्री हैज अनवेल्ड द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस जो मिनिस्ट्री ने उसको अनवेल किया है। तो अगर आप जाएंगे इसके बारे में, ये करंट के टॉपिक हैं। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इसने अनवेल किया है किसको? दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन। और कहां किया है ये अगर आप देखेंगे तो ये है मसूरी उत्तराखंड में, एट मसूरी उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, अनवेल किया गया। इस जो आप देख रहे हैं दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप, इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। किसने? बाय
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जो कि किसकी एक इकाई है? ये इकाई एक मिनीरत्न कंपनी है और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की इकाई है। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर में ये आती है। ये इसका मकसद क्या रहा है इसको लॉन्च करने के पीछे? इसका मकसद है कि जो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मिल्क, कैसे इंप्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ मिल्क को, साथ में फोस्टर ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे कैसे स्टेक होल्डर्स हैं? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें जो लगी हुई है, साथ में जो मिल्क वेंडर्स हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स जो लगे हुए हैं, उनके बीच में कैसे ट्रांसपेरेंसी मैनेज किया जाए और जो ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए विदाउट डिले और विदाउट क्वालिटेटिव डेप्रिशिएशन जो हो जाएगा अगर हम समय अगर बचाया करते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका उद्देश्य ये रहा है। साथ में इसके थ्रू आप जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो जानकारी जो प्रोवाइड कराई जाएगी शेयर होल्डर्स को, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद पंजाबी, तमिल एंड अदर्स लैंग्वेजेस में, ताकि शेयर होल्डर्स के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें उनको आसानी से भाषा समझ आ जाए। साथ में ये क्या क्या इस लाने के पीछे से क्या क्या फायदा हो सकता है? ये फायदा अगर आप देखें तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, साथ में ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो जाएगी, जो भी किस तरीके कब डे जो मिल्क प्रोडक्ट को कब डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो जाएगी। वो अब कोई मैकेनिकल या इस तरह की मॉनिटरिंग, बल्कि आप बैठे बैठे घर बैठे ही इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और रियल टाइम मिल्क प्राइस अपडेट्स भी होता रहेगा। साथ में ऑनलाइन जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही मनी का ट्रांजैक्शंस भी हो जाएगा। तो इनको ध्यान में रखते हुए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लाया गया और ये किसके अंदर में था? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर में यह है। दिस इज अ करंट क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन जाते हैं, लेट्स सी। अब ये एक जो क्वेश्चन लिया गया है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, साथ ही वाइल्ड लाइफ पे भी रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी seen in news recently is located in। अगर आप इसके बारे में, अगर डेब्रीगढ़ के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये न्यूज में क्यों आया। क्योंकि रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अभी इसने क्या किया है, जो उड़ीसा सरकार उसका प्रपोजल था कि इस एरिया को, डेब्रीगढ़ को डिक्लेयर कर दिया जाए एक टाइगर रिजर्व के रूप में, इसने अप्रूव कर दिया, अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट का प्रपोजल जिसमें ये बोला गया कि डेब्रीगढ़ को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाए, इसके लिए ये चर्चा में ये मैटर आया है। तो डेब्रीगढ़ आखिर है कहाँ? तो उड़ीसा में है। डेब्रीगढ़ इज लोकेटेड, डेब्रीगढ़ ये जो है ईस्ट और नॉर्थ, इन दोनों में ये जो एरिया जो बॉन्डेड बाय हीराकुड डैम, इसके ईस्ट और नॉर्थ से ये बॉन्डेड बाय किससे है? तो हीराकुड डैम, हीराकुड रिजर्वायर जो बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और ये सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है डेब्रीगढ़? सिचुएटेड इन बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है डेब्रीगढ़, लोकेटेड सिचुएटेड इन बारगढ़।
और एक तरह से ये इको सेंसिटिव जोन है। देवरीगर इज ए इको सेंसिटिव जोन। और इको सेंसिटिव बोथ किस किस रूप में इको सेंसिटिव है? इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली। बोथ वेज ये एक इको सेंसिटिव जोन है, बहुत ही इको फ्रेजाइल जोन है। और ये एक चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि ओडिशा में ऑलरेडी 2 टाइगर रिजर्व हैं, और वो 2 टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा के, एक सिमलीपाल और दूसरा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन कौन है? सिमलीपाल और दूसरा सतकोसिया। और ये जो हो जाएगा दैट विल बी अ थर्ड, जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीसरा हो जाएगा। देवरीगढ़ ये तीसरा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में हो जाएगा। दूसरी बात, ये एक जो फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई, उसका भी रोल देखें। वीर सुरेंद्र साई, इन्होंने क्या किया था? जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय इसी क्षेत्र में देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में उन्होंने अपना जो केंद्र रखा था, वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे। तो ये इस तरह से आप देखेंगे देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इम्पोर्टेंस को, और किस तरह से इको सेंसिटिव जोन, इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली फ्रेजाइल जोन में ये है। और ये तीसरा टाइगर रिजर्व है देवरीगढ़ यहाँ पर उड़ीसा का। उसके प्रपोजल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा उड़ीसा के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया, इसीलिए देवरीगढ़ जो है एक चर्चा में बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है, जो देवरीगढ़ जो है उड़ीसा के वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा में ये लाई करता है। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा, वहां पर देवरीगढ़ लाई करता है। तो आपने देखा कि देवरीगढ़ के इंपॉर्टेंस और साथ में कई और चीज आप इससे निकाल के लेके आ रहे हैं, जो आपको आगे कोई और क्वेश्चंस में आपके नॉलेज को तो बढ़ा ही रहा है, साथ में और क्वेश्चंस में अगर कभी भी अगर आएगा तो उनमें आपको बहुत सारा एडेड एडवांटेज ये दे जाएगा आपको। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ज्योग्राफी है, और आपको ध्यान होगा कि जिसने यूपीएससी इस बार दिया है उनको तो ये ध्यान होगा ही, साथ में जिन्होंने अगर नहीं दिया है तो उनको उनके लिए है कि किस तरीके से, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसका एक एग्जाम्पल्स है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ले रहे हैं। 2023 के क्वेश्चंस को लिया हमने यूपीएससी में। क्वेश्चन जो पूछा जाए इसमें गया है, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या क्या स्टेटमेंट लिया इसने? इफ द क्वेश्चन इज ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और इसमें लिया कि झेलम रिवर वुलर लेक पासेस थ्रू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज झेलम रिवर passes through Wooler Lake. Jhelum River passes through Wooler Lake. क्वेश्चन ये है, झेलम रिवर passes through Wooler Lake. Krishna River directly feeds Koleru Lake. Meandering of Gandak River form Cover Lake. How many of the statements given above are correct? ये आपसे पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो कीन ऑब्जर्वेशन के साथ कि कहाँ करेक्ट लिखा है, कहाँ इनकरेक्ट लिखा है। लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला, झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। तो अगर आपको जानकारी होगी कि झेलम जो है, झेलम रिवर, झेलम लाइज एट द, जो वूलर लेक जो है, सबसे पहले आप देखें वूलर लेक कहाँ है। बोलता है कि वूलर लेक लाइज एट द नॉर्थ end of the, it lies at the
at the north end of the Valley of Kashmir. Valley of Kashmir. और क्या बोला कि लाइज एट द नॉर्थ एंड ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, और साथ में 32 किलोमीटर, और वूलर लेक इज 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। और एक चीज और कि जो झेलम रिवर है इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज फ्रेश वाटर लेक है, इंडियाज फ्रेश वाटर लेक। ठीक, झेलम रिवर इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वूलर लेक जो है लाइज एट द नॉर्थ एंड ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर ये लाई करता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो झेलम रिवर वो इसके थ्रू ट्रावर्सेस, झेलम ट्रावर्सेस थ्रू वूलर लेक, वूलर लेक इसके इससे गुजरती है। झेलम रिवर जो उसके स्ट्रीम्स है उसके थ्रू गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, ये सही हो गया, ये इसके सही है इसमें। दूसरा बात, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, तो हमें यहां देखना, ध्यान क्या देना है इस पे, डायरेक्टली पे हमें ध्यान देना है। क्या ये डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को कि नहीं करती है? लेट्स सी। जो कोलेरू लेक जो है ये अगर आप देखें तो कोलेरू लेक इज फेड डायरेक्टली बाय द फ्रेश स्ट्रीम, फ्रेश वाटर। और वो जो सीजनल जो स्ट्रीम, दो सीजनल स्ट्रीम, बुद्धामेरू एंड तमिलेरू, बुडामेरू प्लस तमिलेरू, ये जो स्ट्रीम है सीजनल स्ट्रीम, ये सीजनल स्ट्रीम जो है इससे पानी किसको जाती है? कोलेरू लेक को। और कोलेरू लेक के जाने के बाद कोलेरू लेक जो है क्या करता है, कोलेरू लेक में वहां चला गया सीजनल स्ट्रीम्स, कनेक्टेड टू, और दिस इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट है? दिस इज सीजनल स्ट्रीम कनेक्टेड टू किससे? कृष्णा एंड गोदावरी रिवर सिस्टम, इससे ये है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये डायरेक्टली फेड बाय किससे? सीजनल, दो सीजनल जो स्ट्रीम है जो कि बुडामेरू और तमिलेरू, इन दोनों सीजनल स्ट्रीम क्या करती है? को कोलेरू लेक को फीड करती है। और फिर वो जो है फीड किसको करता है? वो पूरे रिवर सिस्टम, कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम को वो करता है। तो डायरेक्टली जो है यहाँ पर क्या कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू? नहीं, ये डायरेक्टली फीड नहीं करती है कोलेरू लेक को। ये कोलेरू लेक को कौन फीड करता है? बुडामेरू एंड तमिलेरू जो सीजनल स्ट्रीम है। तो ये क्या हो गया आपका? ये गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। जो कंवर लेक के बारे में, कंवर लेक जो बिहार में इसको कांवर ताल भी बोला जाता है, जो बेगूसराय 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेगूसराय, ये जो कंवर ताल है इसको कंवर ताल भी कहते हैं, कंवर ताल। और ये बिहार का बड़ा फ्रेश वाटर जो ताल है, फ्रेश वाटर लेक इन बिहार है। और ये 22 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेगूसराय टाउन है। और एक साथ ही साथ ये क्या है? कंवर लेक जो है ये ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो, रेसिडुअल ऑक्सबो लेक, रेसिडुअल ऑक्सबो लेक क्या है? रेसिडुअल है। और ये कैसे बना? मियंडरिंग ऑफ द गंडक रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी नदी है। तो क्या हो गया? अब आप देखें तो ये वाला सही हो गया, ये सही हो गया। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक? नहीं, इसको डायरेक्टली फीड नहीं करता है। डायरेक्टली फीड कौन करता है कोलेरू लेक को? बुडामेरू तमिलेरू लेक और ये सीजनल स्ट्रीम। तो इसमें क्या आपके सही होंगे?
1 and 3, that is only 2 आंसर बी हो गए इसके। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इसके आंसर हो गए 2। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। इसमें ट्रीज के बारे में हमें कंसिडर करना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया कि जैक फ्रूट, जिसको आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस बोलते हैं, महुआ, मधुआ इंडिका, टीक, टेक्टोना ग्रैंडिस, इसमें पूछा ये गया है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव, इसमें से ये 3 जो दिए हुए हैं आपको जो एक्सप्लेनेशंस में, इस 3 में से कंसिडर द फॉलोइंग जो ट्रीज दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ ट्री जो ट्री दिए हुए हैं, जैक फ्रूट, महुआ एंड टीक, इसमें से कौन जो है डेसिडुअस ट्रीज है, डेसिडुअस ट्री है इसमें से। तो अगर आपको पता होगा जो जैक फ्रूट है वो एन एवरग्रीन ट्री है, जैक फ्रूट। और जो एवरग्रीन किसको कहते हैं, जो कि सालों भर रिटेन करता है अपने लीव्स को, रिटेन करता है वहाँ, कभी भी एक तरह से उसका पत्ता नहीं झड़ता है। तो जो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट इज एन एवरग्रीन ट्री। तो ये क्या है, एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री। ठीक है, तो पूछा गया है डेसिडुअस, तो ये हमारा गलत हो गया। महुआ जो है, महुआ ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में ये ग्रो करता है, और जो पाए जाता है छत्तीसगढ़, गढ़ और झारखंड के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में ड्राई डेसिडुअस। तो डेसिडुअस ट्रीज के बारे में पूछा है तो महुआ सही हो गया। फिर टीक, जो टेक्टोना ग्रैंडिस के बारे में पूछा जाए, टीक जो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की ट्री है, फॉरेस्ट, और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर 3 में से महुआ और टीक जो सही हो गया, क्योंकि इट स्टॉप, क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अबाउट डेसिडुअस ट्री, और ये जो है जैक फ्रूट एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री, और लगातार उसमें पत्ते उसके झड़ते नहीं है, पर्णपाती नहीं होते, तो ये सिर्फ 2 और 3 सही होगा। ओनली 2 विल बी द आंसर। एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम इन चीजों को क्लियरली समझ भी पा रहे हैं। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इट टॉक्स अबाउट, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू which one of the following is the best example of repeated falls in sea level। क्या कहता है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, सी लेवल्स लगातार घटता बढ़ता रहा है, ऐसा कौन सा इसमें एग्जाम्पल जो है इस बात को दर्शाता है। गिविंग राइज टू, अभी के जिसने सी लेवल अप लगातार रिपीटेड फॉल्स होने की वजह से अभी के समय में गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड अभी के समय में वो मौजूद है। ऐसा कौन सा इसमें 4, भितरकणिका मैंग्रोव, मरक्कनम सॉल्ट पैंस, नौपडा स्वैम्प और रन ऑफ कच्छ। इनके बारे में, रन ऑफ कच्छ, ये 4 चीज आपको दिए हैं जगहों के नाम। तो अगर जैसा आपको पता होगा, या अगर जियोलॉजिकल साइकिल में देखें, तो रन ऑफ कच्छ एक ऐसा एरिया रहा है जो कि लगातार, चूंकि ये अरबियन सी का एक, इट वाज, रन ऑफ कच्छ वाज एक छोटा सा पैसेज वाज कनेक्टेड टू द अरबियन सी। वहां से एक जो अरबियन सी का जो पानी है, जो वाटर है, सी है, वो रन ऑफ कच्छ में चला आता है, जिसके वजह से एक मार्शलैंड का डेवलपमेंट होता है। अगर हम इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएं तो सेवरल अपहीवल्स देखा है इसने, और अपहीवल्स होने की वजह से क्या हुआ कि जियोलॉजिकल शिफ्ट भी हुआ,
जिसके वजह से वो जो पैसेज था वो बंद हो गया। अब ये डिस्कनेक्टेड टू द अरेबियन सी हो गया और मार्शलैंड का ग्रो हुआ है यहाँ पर। और साथ में इस रीजन ने मल्टीपल सी लेवल चेंजेस देखा है, सी फॉल्स देखा है। तो ये इस जिस आंसर जो है रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, किसने इसके वजह से कौन सा इस प्रेजेंट डे में एक्सटेंसिव मार्शलैंड डेवलप हुआ है वहां पर, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। आंसर विल बी डी, दैट इज रन ऑफ कच्छ। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर with reference to India's project on connectivity। अगर ये देखेंगे with reference to India's project on connectivity, consider the following statements। 4 statements आपको दिए हुए हैं, इनको हमें कंसिडर करना है। इंडियाज प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब अगर इसको देखेंगे तो रोड कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन हुआ है, चर्चा हुआ है। अब क्या कहता है कि प्रोजेक्ट्स ऑन कनेक्टिविटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। पहला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। ये एक पहला चीज पूछा। अगर हम इसको अगर देखें तो अगर क्या है, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर को अगर हम देखते हैं, ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये एक क्या था, एक महती प्रोजेक्ट रहा है, मेजर हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहा है, जिसका उद्देश्य क्या रहा है, टू कनेक्ट, इसका उद्देश्य रहा है टू कनेक्ट किसको कनेक्ट करने की बात करता है, ये कनेक्ट करने की बात करता है जो 4 आपका मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज। वो कौन कौन से हैं, वो 4 मेट्रोपॉलिटन हैं। चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता एंड बैंगलोर, और जो चौथा है वो आपका हो गया दिल्ली। ऐसे 4 जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज को इसको कनेक्ट करने की बात करते हैं। ये टू कनेक्ट 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज को किसके थ्रू, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य क्या है कि इसमें से आप 4 मेट्रोपॉलिटन एरियाज को आप क्या कर रहे हैं कि जोड़ने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस, not through east west corridor but through this, that is golden quadrilateral project के थ्रू इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी का एक छोटा सा जो पार्ट है ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, दैट इज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से ही समझ रहे होंगे कि भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है। तो इसमें से इस कनेक्ट किसको करेगा, इसने यहाँ क्वेश्चन पूछा डिब्रूगढ़ या सूरत, तो ये चीज नहीं है। इसमें इसने कनेक्ट किया है असम के सिलचर जो कि असम में है, और इसको कनेक्ट कर रहा है, ये ईस्ट पार्ट है, ईस्ट, और इसमें वेस्ट कर रहा है पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एक मेजर जो कनेक्टिंग प्रोजेक्ट रहा है, मेजर हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहा है, जिसका उद्देश्य रहा है टू कनेक्ट 4 मेट्रोपॉलिटन जो एरियाज है, जिसमें कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इनको कनेक्ट करना है। इसके साथ ही इसका एक छोटा सा पार्ट रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसके द्वारा ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने की बात की गई। ईस्ट में असम के सिलचर को, वेस्ट में पोरबंदर, दैट इज गुजरात स्टेट के उस क्षेत्र को कनेक्ट करने की बात की गई है। तो ये क्या हो गया, डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसने डिब्रूगढ़ दिया है और सूरत दिया है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर ट्राइलेटरल हाईवे, अगर हम देखें ट्राइलेटरल हाईवे, अब क्या हो रहा है
यहाँ पर दे रहा है ट्राइलेटरल हाईवे। ट्राइलेटरल मतलब यहाँ कर रहा है 3 ऐसे जो IMT जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इनको जोड़ने की बात कर रहा है ट्राइलेटरल हाईवे के द्वारा। इसमें कनेक्ट कर रहा है किसको? मोरे इन मणिपुर, मोरे इन मणिपुर, मणिपुर, और इसके साथ इसको चियांग माई थाईलैंड को ना जोड़कर ये किसको जोड़ेगा? माईसोत इन थाईलैंड, माईसोत इन थाईलैंड। जो ये ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन द इंडियन स्टेट ऑफ द मणिपुर विथ माईसोत दैट इज इन थाईलैंड। और इससे क्या होगा कि पासिंग थ्रू म्यांमार, और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य है कि कनेक्टिविटी एंड ट्रेड जो है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में कैसे इसको बढ़ाया जाए, ट्रेड और कनेक्टिविटी, related to trade and connectivity between India, Myanmar and Thailand। इस के बीच में कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए और ट्रेड को किस तरह से बढ़ाया जाए, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी ये एक प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो आपने देखा माई इन चियांग माई, ये गलत हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये गलत और ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। यहाँ ये देखना है कि इन्होंने दिया है कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जबकि देखेंगे कि ये जो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये दिस इज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एम्स टू एनहांस क्या? कनेक्टिविटी एंड ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द 4 कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशनशिप को हम बढ़ाएं, इसके लिए दिया गया है। और ये जो स्टार्ट होगा, ये चाइना के जो कुनमिंग रीजन से स्टार्ट होकर, चाइना कुनमिंग से स्टार्ट होकर ये चलेगा, और कंट्रीज के चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश और इंडिया में फाइनली कहां? कोलकाता। कहां पर एंड करेगा? कोलकाता। लेकिन यहां पर इसने क्या दिया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। यहां पर एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें इसमें तो ये आपका क्या हो गया? ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो इसमें से आंसर क्या? ऑल 3, क्योंकि करेक्ट के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट्स आर विथ कन्विंग इन चाइना एंड हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कितने करेक्ट हैं? नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें ये ध्यान देना है हमेशा कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस ग्राउंड पर भी गलत बनते हैं और सही बन जाते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कल्टिवेटेड मीट के बारे में। यहाँ पर चर्चा चली है कि कल्टिवेटेड मीट आखिर क्या है। तो कल्टिवेटेड मीट, इसमें आप अगर स्टेटमेंट देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कल्टिवेटेड मीट के बारे में चर्चा पूछा गया है। इट इज अ मीट प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग एनिमल सेल, कल्चरिंग एनिमल सेल। It is a meat produced by culturing animal cell. Singapore is the only country to approve the sale of cultivated meat products. It is a form of cellular agriculture. Which of the statements given above are correct? Correct. Which of the statements given are correct? ठीक है, ये पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। तो अगर देखें तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक, 2050 तक आते आते पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 9 बिलियन हो जाएगा। और इसी तरह से फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक तरह से फोरकास्ट किया है कि 2050 तक आते आते
70% more food will be needed. 70% of the more food will be needed to feed the population of the world. और इसी को ध्यान में रखते हुए कल्चर्ड मीट, जो कि आप देख रहे होंगे, कल्टीवेटेड मीट और कल्चर्ड मीट इज अ लैब प्रोड्यूस्ड मीट है, जिसमें कि जिसको कि इज अ फॉर्म ऑफ सेलुलर एग्रीकल्चर, where meat is produced by culturing animal cells in vitro, that is in lab. वहां कल्चर करके एनिमल सेल के द्वारा वहां पर क्या करते हैं आप, उसी जिस अगर मान लेते हैं कोई कैटल है, उसके कल्चर्ड सेल्स को करते हैं और उसी के रूप के जो है मीट डेवलप करते हैं आप। या पोल्ट्री में एग्स को डेवलप करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग जो होती है वो डेवलप हो जा रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है थ्रू उसको क्या कहते हैं, कल रेस्पेक्ट टू कल्टीवेटेड मीट, ये क्या होता है, कल्चर्ड एनिमल सेल के द्वारा उसको कल्चर करके बनाया जाता है, कल्टीवेटेड मीट या कल्चर्ड मीट उसको बोला जाता है। और ये बेसिकली लैब में इसको डेवलप किया जाता है। इसमें एथिकल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं और इसमें डिबेट भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच में सिंगापुर इज द ओनली कंट्री जो कैलिफोर्निया बेस्ड मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी, और इस कंपनी का, मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी का जो नाम है वो है ईट जस्ट। इसने कल्चर्ड मीट जो है उसको डेवलप किया और इसी तरह से मैनेज टू गेट दिस प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। वहां पर उसने एक तरह से अप्रूवल ले लिया है। और सिंगापुर जो है ऐसा देश में पहला कंट्री है इन द वर्ल्ड टू अलाउ लैब ग्रोन मीट टू बी सोल्ड, और जिसमें कि इसने अपना नाम दिया है इसको, उस ब्रांड के थ्रू, गिव इज चिकन द ग्रीन लाइट। और दिसंबर 20 में सिंगापुर ने दिसंबर 20 में अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल टू द कैलिफोर्निया बेस्ड मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी दैट इज ईट जस्ट, और गिव्स उसने कि चिकन को, जो लैब प्रोड्यूस चिकन को वहां पर वो अपने रेस्टोरेंट्स में बेच सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं पहला, इट इज अ मीट प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग एनिमल सेल, इज राइट। सिंगापुर इज द ओनली कंट्री, अभी सिंगापुर इज द ओनली कंट्री टू अप्रूव द सेल ऑफ कल्टिवेटेड मीट प्रोडक्ट्स। लास्ट में आप देखें, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेलुलर एग्रीकल्चर, विच ऑफ द स्टेटमेंट, तो ये एक सेलुलर एग्रीकल्चर के रूप में, क्योंकि थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स ऑफ द एनिमल इन लैब, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू उनको बनाया जाता है, इसीलिए इट इज अ फॉर्म ऑफ cellular agriculture. Involves culturing cells isolated from animals followed by processing to produce food products that are, और वो फूड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो उसी के बराबर होते हैं, उसी अनुरूप होते हैं जिस प्रकार से जिस एनिमल से वो सेल लिया जाता है, करस्पॉन्डिंग एनिमल वर्जन्स का वो बनता है, फूड प्रोड्यूस होता है, चाहे वो मीट हो, पोल्ट्री हो, एग हो। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेलुलर एग्रीकल्चर यहाँ पर भी। तो ये तीनों जो आपके स्टेटमेंट्स दिए हैं रिलेटेड टू कल्टीवेटेड मीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तीनों ऑप्शंस क्या है आपका आर करेक्ट। यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट है यहाँ पर। तो ये जो चीजें अगर आप देख रहे होंगे पूरे इसके एक्सप्लेनेशंस को, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को हम अगर करते हैं तो हमारे लिए ये क्वेश्चन को आंसर को रिड्यूस करना भी आसान है। यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके जो कि उन्होंने एलिमिनेशन प्रोसेस को हटा दिया है, तो अब इसी के थ्रू, इसी एक्सप्लेनेशंस के द्वारा आप आंसर को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इसी 10 क्वेश्चंस को हमने लिया था। अगले सेशन में फिर हम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और ये पूरा एक सीरीज चलता रहेगा, और जिससे हमें आशा है हमारे परीक्षा आइडिया की टीम को कि इससे जरूर से जरूर
कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को एक तरह से किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है और क्या क्या चीज़ एक्सप्लेनेशन के दौरान चीज़ों को ध्यान रखना है, ताकि हम जब मेंस के दौरान में जाएं तो उस समय भी इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें मदद मिल पाए। विद ऑल दिस, थैंक यू फॉर टुडे।